13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। अमृतसर की धरती पर हजारों लोग खुशियां मनाने निकले थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद वही धरती मासूमों के खून से लाल होने वाली है। उस दिन सिर्फ गोलियां नहीं चली थीं, उस दिन अंग्रेजों ने भारत की आत्मा पर हमला किया था। पंजाब का माहौल पहले से ही भारी था, हर गली में डर था, हर चेहरे पर गुस्सा। अंग्रेज सरकार ने एक नया कानून बनाया था, रॉलेट एक्ट। यह ऐसा कानून था जिसमें बिना किसी सबूत के किसी भी भारतीय को जेल में डाल दिया जाता था। ना कोई सुनवाई, ना कोई वकील, ना कोई इंसाफ। लोगों के दिल में आग जल रही थी। अमृतसर के छोटे से गांव में रहने वाला किसान हरनाम सिंह भी इसी आग में जल रहा था। गरीब किसान था, दिन रात खेतों में मेहनत करता था। उसकी पत्नी गुरमीत कौर घर संभालती थी और उनका 14 साल का बेटा गुरप्रीत पढ़ाई करता था। गुरप्रीत का सपना था बड़ा होकर वकील बनना। वो कहता था, बाबूजी, मैं बड़ा होकर अंग्रेजों के खिलाफ केस लड़ूंगा। हरनाम सिंह उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता था, क्योंकि वो जानता था जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी जिंदगी लंबी नहीं होती। कुछ दिन पहले ही अमृतसर के दो बड़े नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। पूरा शहर गुस्से में था। लोगों ने फैसला किया कि बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा होगी। वहां लोग इकट्ठा होकर शांति से अपनी बात रखेंगे। बैसाखी का त्योहार था, चारों तरफ रौनक थी। किसान नए कपड़े पहनकर निकले थे, बच्चे हंस रहे थे, दुकानों में मिठाइयां बिक रही थीं। हरनाम सिंह भी अपने परिवार के साथ अमृतसर आया था। गुरमीत ने कहा, इतनी भीड़ में जाने की क्या जरूरत है जी? हरनाम धीरे से बोला, अगर आज भी चुप रहे तो हमारा बेटा भी गुलाम पैदा होगा। उसकी बात सुनकर गुरमीत चुप हो गई। शाम होने लगी थी। जलियांवाला बाग लोगों से भर चुका था। वो कोई साधारण मैदान नहीं था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और अंदर आने जाने का सिर्फ एक छोटा रास्ता। लोग वहां भाषण सुन रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ परिवार खाना खा रहे थे। गुरप्रीत अपनी मां के पास बैठा था। वो बोला, मां, इतने लोग क्यों आए हैं? गुरमीत ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, लोग आजादी मांगने आए हैं। गुरप्रीत मासूमियत से बोला, आजादी कैसी होती है? गुरमीत कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखें भर आईं। जिस दिन इंसान डर के बिना जी सके वही आजादी होती है। उसी समय अमृतसर की सड़कों पर अंग्रेज अफसर जनरल डायर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर क्रूरता साफ दिख रही थी। उसे खबर मिली थी कि जलियांवाला बाग में हजारों भारतीय जमा हैं। उसने बिना सोचे फैसला कर लिया, इन लोगों को सबक सिखाना होगा। उसके साथ करीब 90 सैनिक थे, हाथों में बंदूकें, आंखों में नफरत। कुछ ही देर में वो जलियांवाला बाग के मुख्य रास्ते पर पहुंच गया, बिना चेतावनी दिए। उसने रास्ता बंद करवा दिया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले डायर चिल्लाया, फायर! और अगले ही पल पूरा बाग गोलियों की आवाज से कांप उठा। धड़ धड़ धड़, हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। मासूम लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन भागते कहां? बाहर निकलने का रास्ता बंद था। गोलियां लगातार चल रही थीं। एक मां अपने बच्चे को सीने से चिपकाकर रो रही थी। एक बूढ़ा अपने बेटे को उठाने की कोशिश कर रहा था। एक लड़की अपने पिता को आवाज दे रही थी। पूरा बाग मौत का मैदान बन चुका था। हरनाम सिंह ने जैसे ही गोलियों की आवाज सुनी, उसने तुरंत गुरमीत और गुरप्रीत को नीचे झुका दिया। जमीन पर लेट जाओ। लेकिन गोलियां रुक नहीं रही थीं। एक गोली हरनाम के कंधे में लगी। वो दर्द से चीखा, लेकिन फिर भी अपने बेटे को ढक लिया। गुरप्रीत रोते हुए बोला, बाबूजी, हमें बचाओ। हरनाम की आंखों में आंसू आ गए। डर मत पुत्र, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी पल एक और गोली आई और हरनाम सिंह जमीन पर गिर पड़ा। गुरमीत चीख उठी, हरनाम जी! उसकी आवाज पूरे शोर में खो गई। लोग जान बचाने के लिए बाग के बीच बने कुएं की तरफ भागने लगे। कई लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन वो कुआं कुछ ही मिनटों में लाशों से भर गया। एक छोटा बच्चा अपनी मरी हुई मां को हिला रहा था, मां, उठो ना। लेकिन उसकी मां हमेशा के लिए सो चुकी थी। जनरल डायर लगातार गोली चलवाता रहा, करीब 10 मिनट तक। 1650 गोलियां। जब तक सैनिकों की गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गईं, तब तक फायरिंग नहीं रुकी। और फिर
डायर बिना किसी पछतावे के वहां से चला गया, जैसे उसने इंसानों को नहीं कीड़ों को मारा हो। पूरा जलियांवाला बाग खून से लाल हो चुका था। हर तरफ लाशें थीं, घायल लोग दर्द से कराह रहे थे। लेकिन सबसे क्रूर बात अब भी बाकी थी। अंग्रेजों ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया। कोई घायल को अस्पताल नहीं ले जा सकता था। लोग पूरी रात अपने परिवार वालों के शवों के बीच पड़े रहे। कई लोग दर्द से तड़प तड़प कर मर गए। गुरमीत अपने पति के शरीर के पास बैठी रो रही थी। गुरप्रीत अपने पिता का हाथ पकड़कर बार बार कह रहा था, बाबूजी उठो ना, आपने कहा था कुछ नहीं होगा। लेकिन हरनाम अब कभी नहीं उठने वाला था। गुरमीत ने बेटे को सीने से लगा लिया। उस रात अमृतसर में शायद ही कोई घर था जहां मातम ना हो। अगली सुबह पूरा शहर जलियांवाला बाग पहुंच गया। लोग अपनों की लाशें ढूंढ रहे थे। किसी को पिता मिले, किसी को बेटा, किसी को सिर्फ खून से भीगा कपड़ा। एक बूढ़ी मां अपने जवान बेटे की लाश देखकर जमीन पर गिर पड़ी। वो रोते हुए कह रही थी, मेरा बेटा तो सिर्फ भाषण सुनने गया था, उसने कौन सा गुनाह किया था? लेकिन उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। पूरा देश कांप उठा। लोगों का अंग्रेजों पर से बचा हुआ भरोसा भी खत्म हो गया। महात्मा गांधी ने कहा, अब अंग्रेजों से इंसाफ की उम्मीद करना बेकार है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। पूरा भारत गुस्से में था। लेकिन इस घटना ने सबसे ज्यादा असर एक छोटे बच्चे पर डाला। उसका नाम था भगत सिंह। वो उस समय सिर्फ 12 साल का था। जब उसने जलियांवाला बाग का खून देखा तो उसकी आंखों में आग भर गई। कहते हैं वो उस मिट्टी को बोतल में भरकर घर ले गया था। उसने कसम खाई, अब इस देश को आजाद करके ही दम लूंगा। उधर गुरप्रीत भी बदल चुका था। जिस बच्चे ने अपने पिता को मरते देखा था, अब उसकी आंखों में मासूमियत नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसने अपनी मां से कहा, मां, बाबूजी कहते थे ना, डर के बिना जीना ही आजादी है। गुरमीत ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। गुरप्रीत बोला, तो मैं अब डरूंगा नहीं। उस दिन एक किसान का बेटा अंदर से क्रांतिकारी बन चुका था। समय बीतता गया, लेकिन जलियांवाला बाग का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। उस बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान रह गए। कुएं में गिरे लोगों की चीखें जैसे हवा में बस गईं। हर साल लोग वहां जाते, मोमबत्तियां जलाते और उन मासूमों को याद करते जिन्होंने बिना हथियार, बिना गलती अपनी जान दे दी। कई साल बाद जब भारत आजाद हुआ तो गुरप्रीत अपनी बूढ़ी मां को लेकर फिर जलियांवाला बाग गया। वहां अब एक स्मारक बना था। लोग चुपचाप खड़े थे। गुरप्रीत उस जगह को देख रहा था जहां उसके पिता गिरे थे। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, आज हम आजाद हैं। गुरमीत आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे वो अपने पति से कह रही हो, देखो, आपकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, वो दिन था जब भारत के दिल में आजादी की आग और तेज हो गई। अंग्रेज सोच रहे थे कि गोलियों से लोगों को डरा देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। हर मौत के साथ हजारों नए क्रांतिकारी पैदा हुए। हर खून की बूंद ने एक नई कसम को जन्म दिया। आज भी जब कोई जलियांवाला बाग जाता है तो वहां की हवा भारी लगती है। दीवारों के वो निशान, कुएं की वो खामोशी और मिट्टी में बसी वो चीखें सब जैसे कहती हैं, आजादी मुफ्त में नहीं मिली। किसी मां ने बेटा खोया था, किसी बच्चे ने पिता, किसी पत्नी ने अपना सुहाग। तभी जाकर यह देश आजाद हुआ। और शायद इसलिए जब भी तिरंगा आसमान में लहराता है तो उसमें सिर्फ 3 रंग नहीं होते, उसमें उन मासूमों का खून भी शामिल होता है जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हमेशा के लिए सौ गए।